हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने क्लासरूम में। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वो विशेषताएं जो लेखांकन सूचना के अंदर निहित होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के हमें लाभ क्या होते हैं और जो हमारी अकाउंटिंग प्रणाली है उसके अंदर कौन से दोष पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बिगिनिंग से। जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो लेखांकन हमें सूचना उपलब्ध करवाता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है हमारी रिलायबिलिटी। वो सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। सूचना को विश्वसनीय कब माना जाएगा? जब वो फैक्टफुल है और वेरिफेबल है, मतलब हम उसकी जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे? कोई भी तथ्य अगर हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक साक्ष्य डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस या एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब भी हम कोई सामान कैश में सेल करते हैं तो उसके लिए हम कैश मेमो देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कैश मेमो मिलता है, उधार में बेचते हैं तो उसके लिए इनवॉइस होता है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम आर्थिक लेन देन का लेखा करते हैं। तो जब ऑडिटर हमारे अकाउंट्स को चेक करेंगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे कि जो भी तथ्य हमने लिखे हैं वो सभी तथ्य सत्य हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे रिलायबल या विश्वसनीय सूचना। फिर बात करते हैं रिलीवेंसी। रिलीवेंसी का मतलब होता है वही संबंधित सूचना हम अपने खातों के माध्यम से कम्युनिकेट करें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो सूचना उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी। अनावश्यक सूचनाओं को लेखों के माध्यम से डिस्मिनेट या कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। इससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। तो केवल संबंधित सूचना और जो रिलेवेंट है, निर्णय लेने में सहायक है, ऐसी सूचनाओं को ही लेखों के माध्यम से संबंधित पक्षों तक पहुंचाना चाहिए। देन हम बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। दैट मीन्स जो भी सूचना हमारे अकाउंट्स में निहित है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, उसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमें उस सूचना को इस प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ता है कि सभी पक्ष जिनको उस सूचना के आधार पर निर्णय लेना है वो इसे आसानी से समझ जाएं और अपना निर्णय ले सके। फिर बात आती है कंपैरेबिलिटी, मतलब तुलनात्मक प्रेजेंटेशन। हम सूचना को इस प्रकार से प्रेजेंट करें जिसमें वर्तमान वर्ष के फिगर्स के साथ साथ जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके फिगर्स को भी हम शो करें, ताकि जो भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं वो ये निर्धारित कर सकें कि कौन सा खर्चा हमारा बढ़ गया, कौन सा खर्चा कम हो गया, कौन सी आय हमारी बढ़ी है, कौन सी हमारी नई आय के स्रोत उत्पन्न हुए हैं, और वो अपना निर्णय हमारी लाभ अर्जित करने की क्षमता के आधार पर और वित्तीय स्थिति के आधार पर ले सके। अगर सिंपली हम ये बोल दें दिस ईयर वी अर्न 20,000 करोड़ रुपीज प्रॉफिट, सो क्या इसके आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है? जबकि हम ये कहें कि पिछले साल हमने 30,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था या 10,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। अगर 30,000 का किया था तो इस साल 20,000 करोड़ रुपए का, इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है। लेकिन अगर पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था, इस वर्ष हमने 20,000 रुपए करोड़ का लाभ अर्जित किया है, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। इसीलिए हमें अलग अलग अकाउंटिंग ईयर्स के फिगर्स को एक साथ शो करना पड़ता है, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो वित्तीय स्थिति सुधरी है या वो हमारी स्पॉइल हो गई है, खराब हो गई है। ऐसे ही जो हमारी लाभ अर्जित करने की क्षमता है, क्या उसमें विकास हुआ है या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी आई। फिर हम बात करते हैं फेथफुल प्रेजेंटेशन, मतलब जिस तरह से हम उसको प्रेजेंट करें वो ट्रू होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। और वो सत्य हमारा कब होगा? जब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमारी बैलेंस शीट है, वो सही प्रकार से लाभ अर्जित करने की क्षमता और वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करेगी। उसके साथ साथ जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन होती है, मतलब व्यवसाय में आवश्यक वित्त या कैश उपलब्ध है या नहीं है, वो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से शो करें, ताकि निर्णय लेने वालों को ये पता रहे कि कंसर्न्स प्रॉफिटेबल भी है, उसके लिक्विडिटी भी अच्छी है, मतलब वो अपने दैनिक कार्यों का, अपने दैनिक खर्चों का भुगतान भी कर सकता है, और जो अपने सामयिक खर्चे हैं, मतलब जो लोन ले रखा है, उसका भी समय पर भुगतान वो कर पाएगा। अगर हम केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करेंगे, कैश पोजीशन को शो ना करें, समटाइम्स क्या होता है, संस्था के पास बहुत सारा लाभ होता है, लेकिन वो उस लाभ का अधिकतर हिस्सा अपने व्यवसाय की वृद्धि पर निवेश कर देती है, स्थायी संपत्ति पर निवेश कर देती है। दो उसने लाभ अर्जित किया, फिर भी उसको बैंक क्रप्सी का या दिवालिया होने का रिस्क क्रिएट हो जाता है। वो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाती, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती और अपने डेली यूटिलिटीज के बिल्स की पेमेंट नहीं कर पाती। तो हमें पूरी सूचना
संबंधित पक्ष को उपलब्ध करवानी पड़ती है ताकि वो अपना निर्णय सही प्रकार से ले सके। अब हम बात करते हैं कौन से लाभ होते हैं हमें अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को, प्रबंध को सहायता प्रदान करती है। प्रबंध को निर्णय लेने पड़ते हैं, बेटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट को यही मैनेजमेंट का कार्य होता है। जब वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, तो हर दिन उनको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को फेस करना पड़ता है कि कौन से मार्ग को फॉलो करें, कौन सा मेथड सही है, कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा सबसे सही है। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो उनको तुलना करने में और सही माध्यम चुनने में, सही रास्ता चुनने में, सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो कंट्रोलिंग की बात करें या चाहे वो नियोजन की या प्लानिंग की बात करें। फिर हमारा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिपोर्ट। जो अकाउंटिंग है वो हमें एक पूर्ण एवं समन्वित सूचना उपलब्ध करवाती है, जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन हमने वर्ष के दौरान किया है उसका पूर्ण और सुव्यवस्थित लेखा हमें उपलब्ध करवाता है। इस सुव्यवस्थित लेखे के आधार पर हम लाभ हानि की गणना करें, हम अपनी वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाएं, या फिर हम उन लीगल अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करें जो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा व्यवसाय उन सभी कानूनों का पालन कर रहा है या नहीं जो हमारे व्यवसाय से संबंधित हैं। उसके बाद है बेटे इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जब जो हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, वो हमें लाभ और हानि की गणना करने में सहायता प्रदान करता है। अगर हमारी आय हमारे व्यय से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, और अगर हमारा व्यय हमारी आय से ज्यादा हो गया किन्हीं कारणोंवश तो हमें हानि होगी। और इस लाभ और हानि का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी वित्तीय स्थिति पर, वो हमारी बैलेंस शीट हमें बताती है। फिर बात आती है कंपैरेटिव स्टडी, मतलब तुलनात्मक अध्ययन। आजकल जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ट्रेड यूनियंस हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारी संस्था एक तुलनात्मक अध्ययन प्रेजेंट करके दिखाए। मतलब एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वर्तमान वर्ष के फिगर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स को भी, या तो इमीडिएट प्रीवियस ईयर को या फिर 2, 3, 4, 5 ईयर्स एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट, वो सारे फिगर्स एक साथ हम देख पाए। अपनी संस्था की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रगति है, उसका इंटरनल एनालाइज कर पाए और दूसरी संस्थाओं के साथ भी उसको कंपेयर कर पाए, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं हमारा जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है, जो मार्ग हमने अडॉप्ट किया है, जो हमारी प्लानिंग है, जैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं, जैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या बाकी संस्थाएं भी वैसा ही कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, या हमसे अच्छा वो कर रही हैं। अगर हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ मानेंगे और दूसरी कंपनीज के साथ अपनी परफॉर्मेंस की तुलना नहीं करेंगे, उस समय हमें काफी ज्यादा हानि हो सकती है। तो हमें अपने ऑल सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते हुए, व्यावसायिक वातावरण पर नजर बनाए रखते हुए अपने निर्णयों को लेना पड़ता है एक ऑल राउंड अप्रोच के साथ। फिर बात आती है एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। जब भी हमारी कंपनी के खिलाफ कोई केस होता है, फ्रॉम द कस्टमर साइड, फ्रॉम द कंपटीटर साइड, किसी भी प्रकार का कोई भी शूट हमारे अगेंस्ट फाइल किया जाता है, चाहे वो कर्मचारी ने किया है, ग्राहक ने किया है, कंपटीटर ने किया है, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने किया है, तब हम जो भी हमारे अकाउंट्स है ना, हम उनको एज ए एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और ऐसे एविडेंस जिनको ऑडिटर्स ने वेरीफाई कर रखा है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने तैयार किए हैं, कोर्ट उनको एक लीगल एविडेंस मानता है। वहां हमारी ट्रांसपेरेंसी इन आर ऑपरेशंस प्रूव हो जाती है कि हाँ, हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्सील नहीं की है, सारे तथ्य हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो वो हमारे पक्ष का काम होता है। फैसिलिटेट रेजिंग लोन्स एंड सेल्स ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने व्यवसाय की विक्रय करना चाहते हैं, हम उस व्यवसाय को बेचकर कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई और कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो हमें ये ज्ञात करने में हेल्प करते हैं, एक आइडिया दे देते हैं कि आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है, आज हमारा मार्केट शेयर इतना है, इतने ग्राहक हमें पसंद करते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटीज हैं, सप्लायर्स के साथ हमारे ऐसे रिलेशनशिप हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी हमसे सेटिस्फाइड हैं। तो वो हमारी जो ख्याति होती है उसकी गणना करने में हमें हेल्प करता है, या जो कैपिटल गेन हमें मिलना चाहिए उसके लिए भी वैल्यूएशन में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट काफी सारी सहायता करते हैं। या फिर हमें बाजार से पैसे चाहिए, वो पैसे निवेशक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति उपलब्ध है, और इस संपत्ति को गिरवी रख के अपने ऋण को सुरक्षित करते हुए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप हमें सुनिश्चित होकर ऋण प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर बात आती है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो रोकथाम करती है और हमें ढूंढने
ढूंढने में मदद करती है जो भी एरर्स या फ्रॉड हमारे कर्मचारियों या अकाउंटेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। अगर हम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इससे एक नैतिक दबाव आता है कर्मचारी के ऊपर कि कर्मचारी अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड करेगा, किसी भी प्रकार की एरर करेगा, वो सूनर और लेटर हमारे सिस्टम से डिस्कवर हो जाएगी, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, हो सकता है उसको पनिश किया जाए या उसके ऊपर पेनल्टी लगे या उसको उसकी जॉब से अलग कर दिया जाए। सो इस प्रकार की कंसिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए जो हमारे कर्मचारी होते हैं ज्यादा कॉन्शियसली बिहेव करते हैं और वो अपने ड्यूटीज को इफेक्टिवली डिस्चार्ज करने लगते हैं। फिर बात करते हैं दोष जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। बेटी सबसे पहली बात आती है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब जो अकाउंटेंट है ना, यहाँ उसको एक स्कोप दिया गया है, उसको परमिशन दी गई है कि वो अपने स्वयं के निर्णय को भी लागू कर सकता है। मतलब उसको हमने ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करें या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करें। जैसे ही डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, हम डिमिनिशिंग बैलेंस लगाएं या स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड लगाएं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, काफी सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो अकाउंटेंट को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, और जब ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करता है, हर साल ऑप्शन को बदलता रहता है या फिर वो ऐसे ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेता है जो वैल्यूएशन में ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, उस समय यूनिफॉर्मिटी और कंपेटेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर बात आती है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। बेटे जो हमारे लेखांकन के सिद्धांत हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं GAAP, उसके अंदर क्या होता है, वो अपनी खुद की सफरिंग्स होती हैं, उनकी खुद की कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही प्रकार से वित्तीय स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाते, लाभ अर्जित करने की क्षमता का अनुमान नहीं लगा पाते। जैसे वहां पर एक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है जो भी बोलता है जो भी संभावित हानि है हमें हो सकती है, उनका अनुमान हम वर्तमान वर्ष में ही लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संभावित लाभ है जो हमें भविष्य में हो सकता है, उसका अनुमान हम कब तक ना लगाएं जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए। तो अगर हम सभी संभावित हानियों के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी वित्तीय स्थिति या प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी उससे कम हो जाएगी जितनी वो वास्तविकता में है। ठीक है, सो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिवली हर्ट करेगा। और गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि जो बुक एसेट्स हैं उनको हम पुस्तक मूल्य पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या उनकी परचेज क्रय मूल्य पर ही दिखाएं, ना कि मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि हमें उनको बेचना नहीं है, उनको हमें बिजनेस ऑपरेशंस में ही यूज करना है। तो वास्तविकता में जो वैल्यू हमारे अकाउंट शो कर रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट शो कर रही है, वास्तव में उसका मूल्य उससे अधिक या उससे कम भी हो सकता है। जैसे हमने 10 साल पहले किसी जमीन को खरीदा था, ट्रैक्ट ऑफ लैंड को खरीदा था हमने एट 10 करोड़ रुपीज, आज उसका वास्तविक मूल्य हो गया 200 करोड़, बट बैलेंस शीट तो अभी भी हमारी 10 करोड़ रुपीज ही शो करेगी। सो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कहीं ज्यादा वीक हो सकती है जो हमारी बैलेंस शीट शो कर रही है, अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। फिर बात आती है हमारी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। काफी सारे जो लेखा विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि व्यवसाय का सही लाभ और हानि हम केवल उसी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं जब हम व्यवसाय को बेच दें। जब तक हम उसे नहीं बेचेंगे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एंटिसिपेटेड रहेगा, एक्चुअल या एग्जैक्ट नहीं होगा। फिर बोलते हैं बेटे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम शो नहीं कर सकते अकाउंटिंग रिकॉर्ड के माध्यम से। बिल्कुल सही है, हमने नेचर में भी स्टडी किया था कि केवल हम उन तथ्यों को, उन इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं या जिनको मॉनेटरी टर्म में हम पैसे की भाषा में परिभाषित कर सकते हैं या जिनका लेखा स्टेटमेंट में कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गुणों से संबंधित, जैसे हमारे ग्राहक कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, हमारे पास कितने सारे पेटेंट्स हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने प्रसिद्ध मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, या फिर हमारी मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, कोई हमारा डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉइज के साथ स्ट्राइक हो गए, लॉकआउट हो गए, इस प्रकार की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट्स के माध्यम से शो नहीं कर सकते, जबकि निर्णय लेने में इस प्रकार की सूचना हमें काफी सारी सहायता प्रदान करती है। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये क्या बोलता है बेटे, देखो ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, उस डेट में रिकॉर्ड किया जाता है जिस डेट में हमने उसको इफेक्ट किया है। सो उस डेट में हमारा इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल डिफरेंट था, लेकिन जब हमने फाइनल अकाउंट तैयार किए इन्फ्लेशन की वजह से उस क्वांटम ऑफ वैल्यू और क्वांटम ऑफ मनी की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए जो फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर हम कैलकुलेट करते हैं उसे प्राइस लेवल से हमें एडजस्ट करना चाहिए, अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी को हमें असरटेन करना है, कैलकुलेट करना है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, यस, दिखावे से प्रभावित होते हैं हमारे खाते। हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, मूल्यह्रास की दर को कम कर लेते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का मेथड है, कोई भी, चाहे हम एबीसी मेथड लगा रहे हैं, एसपीएम मेथड लगा रहे हैं, कोई भी मेथड अगर हम लगा रहे हैं उसके अंदर उस मेथड को चूज करेंगे लिफो फिफो में से जो मेथड हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा
दिखा दे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी को हमें इंप्रूव करके दिखाना है तो जो एक्सपेंडिचर हमने लास्ट मंथ ऑफ द ईयर में इनकर किए हैं उनको लास्ट मंथ में शो ना करें, जिससे इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस कम हो जाए। नेक्स्ट ईयर हम उस एक्सपेंस को शो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कब किया जाता है, जिस वित्त वर्ष में संस्था को फंड रेज करना है, शेयर्स इशू करने हैं, डिवेंचर्स इशू करने हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाना चाहती है, तब वो दिखावे का सहारा लेती है, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिसगाइड किया जाता है। फिर बात करते हैं अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अगर हम भविष्य का अनुमान भूतकाल की अकाउंट्स के आधार पर लगाना चाहते हैं तो वो हमारी एक हेल्पफुल डिवाइस हो सकती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, मार्केट हमारी काफी ज्यादा डायनेमिक है, द स्पीड ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर्स प्रेफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से लेखांकन के द्वारा प्रोवाइड की गई सूचना भविष्य का अनुमान लगाने में, प्लानिंग करने में सहायक हो सकती है, लेकिन वो हमारी इतनी ज्यादा सहायक भी आजकल नहीं रही है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ चेंजेस एंड फ्रीक्वेंसी एट विच दे आर ऑकरिंग। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ लर्न किया है इस लेक्चर से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आप लोग घर पे ही रहेंगे, अपने स्टडीज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली सेटिस्फाई योर क्वेरी एंड डेवलप दोज काइंड ऑफ लेक्चर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर योर academic enrichment. Thank you very much for watching.